राधे। आज हम ब्रिटिश पॉलिसी से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। चाहे वो सब्सिडरी लैंड्स है, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हैं, चाहे वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, कौन सी परमानेंट सेटलमेंट होगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी, महलवाड़ी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वाज नॉट अ फीचर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली की कौन सी शर्त विशेषता नहीं थी। तो पहले देख लेते हैं। अपने क्षेत्र के भीतर एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखनी पड़ती थी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी की अनुमति से ही गैर ब्रिटिश यूरोपीय लोगों को नौकरी दे सकते थे, बिल्कुल सही बात है। कंपनी ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप ना करने की गारंटी दी थी, ये भी सही है, हालांकि कर रहे थे, है ना। और रेजिडेंट से परामर्श किए बिना युद्ध घोषित करने का अधिकार बरकरार था, तो ये गलत हो गया, है ना, पढ़ते ही लग रहा है। ठीक है, रिटेन फुल राइट टू डिक्लेयर वॉर विदाउट कंसल्टिंग रेजिडेंट, है ना। रेजिडेंट से परामर्श किए बिना युद्ध घोषित करने का अधिकार बरकरार था, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो देख लो, ये मान लो कि ये हैदराबाद का निज़ाम है और ये कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अपनी टुकड़ी कहाँ रख रही है, हैदराबाद में रख रही है। ठीक है, और इस टुकड़ी का खाना खर्चा भी कौन देगा, हैदराबाद का निज़ाम ही देगा। ठीक है, और क्या कर दिया जाएगा, हैदराबाद में रेजिडेंट तैनात कर दिया जाएगा, जो क्या देखेगा कहीं हैदराबाद का निज़ाम किसी और के साथ कोई संधि तो नहीं कर रहा, है ना, कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि गठबंधन तो नहीं कर रहा कोई। ठीक है, ठीक है। Next question. Who was the first Indian ruler to formally accept a subsidiary alliance with the British? अंग्रेजों के साथ औपचारिक रूप से सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। क्या वो नवाब ऑफ अवध थे, क्या वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, क्या वो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, क्या वो किंग ऑफ मैसूर थे। तो कौन थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं, हैदराबाद के निज़ाम के साथ की थी, फिर किसके साथ की थी, फिर मैसूर के साथ की थी, फिर किसके साथ की थी, फिर तंजौर के साथ की थी, फिर किसके साथ की थी, फिर अवध के साथ की थी, फिर किसके साथ की थी, तो फिर पेशवा के साथ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी डिक्लेयर दैट। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के तहत सर्वोच्चता की नीति ने स्पष्ट रूप से क्या घोषित किया था, क्या घोषित किया था, देखो, रियासत के सभी शासक ब्रिटिश क्राउन के सिविल सेवक थे। ठीक है, देख लेते हैं। कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था और सभी राज्य से बेहतर था। अगर तुम मेरी जो डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो उसको देख लोगे ना 10 मिनट की 2x पे लगा के, तब पूरे आंसर ये अच्छे से दे दोगे। ठीक है, भारतीय शासक ब्रिटिश वस्तुओं पर सीमा शुल्क नहीं ले सकते थे, या फिर लास्ट है, गवर्नर जनरल को शासन के आधार पर राज्य में मिला सकता था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तो क्या था, पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी क्या थी कि हमारा स्टेट क्या है, सबसे सुप्रीम है, यानी कि कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था और सभी राज्य से बेहतर था, ना। कंपनी अथॉरिटी वाज सुप्रीम एंड सुपीरियर टू ऑल इंडियन स्टेट। तो सेकंड को ऑप्शन ही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कोर लीगल प्रीटेक्स्ट यूज्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स। हड़प की नीति के तहत देशी रियासतों को मिलाने का मुख्य कानूनी बहाना क्या था। ठीक है, कंपनी को वार्षिक कर देने में विफलता, यूरोपीय सैन्य सलाहकारों को हटाने से इनकार, प्रकृति पुरुष वारिस की अनुपस्थिति, गोद लिए वारिस का अधिकार खारिज, या शाही दरबार का व्यापक वित्तीय दिवालियापन, है ना। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था और इसमें कौन कौन से स्टेट फंसे थे, पहले देख लेते कौन कौन से स्टेट फंसे थे इसमें, है ना। तो एस से सतारा, फिर एस से संबलपुर, फिर बी से भगाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। अब देख लो, जैसे मतलब मान लो कि झांसी है ना, झांसी है। अब झांसी में क्या है, झांसी का जो राजा है वहाँ पे, उसकी कोई क्या है, अगर संतान नहीं है खुद की, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं, मेल पुरुष होना चाहिए। अगर खुद की संतान नहीं है, चाचा का, मामा का, ताऊ का लड़का नहीं चलेगा, खुद की संतान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो एरिया पे किसका कैप्चर हो जाएगा, फिर अंग्रेजों का कैप्चर हो जाएगा, है ना। तो अब्सेंस ऑफ नेचुरल मेल हेयर अडॉप्टेड हेयर्स डिनाइड राइट टू रूल, यानी कि प्राकृतिक पुरुषों वारिस की अनुपस्थिति, गोद लिए वारिस का अधिकार खारिज। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट मिस रूल रैदर देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1856 में हड़प की नीति के बजाय कुशासन के आधार पर किस राज्य का विलय हो गया था, क्या वो सतारा है, क्या वो झांसी है, क्या वो संबलपुर है, क्या वो अवध है ना। ठीक है, तो कौन सा है वो, अवध, है ना। और अगर मैं कुशासन की रिपोर्ट बोलूँ किसने तैयार की थी, तो जेम्स ऑटम ने तैयार की थी। ठीक है, अरेंज दिस स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प की नीति के तहत विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुने। तो क्या है, देखो अभी मैंने ऊपर बता दिया, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर सबसे पहले आएगा 17, है ना, फिर
संबलपुर, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, फिर आएगा उदयपुर और फिर आएगा झांसी, है ना। तो 2 के बाद क्या आएगा 4, ठीक है। 2 4 3 1, है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है हमारा सही है, ठीक है, ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 अंडर द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल। 1793 में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो किसके, लॉर्ड वॉन हेस्टिंग है, लॉर्ड कार्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड विलियम बेटिंग है ना। क्या पूछा है देखो, परमानेंट सेटलमेंट तो किसके काल में शुरू किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के समय में, ठीक है। और कितने परसेंट भूभाग पे लगा था? तो 90% भूभाग पे लगा था ना, 19%। और अगर मैं बात करूं तो मीडिएटर कौन था? जमींदार था, ठीक है। क्या था इसमें? सूर्यास्त कानून था, यानी कि एक निश्चित डेट कर दी थी और जमींदार को क्या करना था, उस निश्चित डेट में सूर्यास्त होने से पहले पहले किसानों से जाके क्या करना था, टैक्स वसूलना था। और किसको देना था? अंग्रेजों को देना था, ठीक है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट व्हाट वाज द सनसेट लॉ? देखो, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत सूर्यास्त कानून का क्या था, है ना। क्या था सूर्यास्त कानून? रेवेन्यू कलेक्शन पोस्ट आफ्टर सनसेट एवरी डे, प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद राजस्व वसूल रोकनी पड़ती थी। तो क्या हर दिन रोकनी पड़ती थी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला देख लेते हैं। निश्चित तिथि सूर्यास्त तय कर न चुकाने पर जमींदार नीलामी होती थी। इफ टैक्स अनपेड सनसेट ऑन स्पेसिफाइड डेट एस्टेट ऑक्शन ऑफ, ठीक है। ये लग रहा है बिल्कुल सही बात है ना। सूर्यास्त के बाद किसानों को बेदखली से कानूनी संरक्षण था, ये भी बिल्कुल गलत बात है। देर से भुगतान पर ब्याज दरें हर शाम दुगनी होती थी, ये भी बिल्कुल बेकार बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। देखो ध्यान से सुन लो, निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक कर ना चुकाने पर जमींदार क्या होती थी? नीलामी की जाती थी, है ना। उसकी जमीन वून सब कुछ छीन ली जाती थी उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल collected revenue was retained by जमींदार अंडर परमानेंट सेटलमेंट? स्थायी बंदोबस्त के तहत कुल भू राजस्व का कितना हिस्सा जमींदारों द्वारा रखा जाता था? तो कितना हिस्सा रखा जाता था? क्या वो 1/11 है, क्या वो 10/11 है, क्या वो 1/2 है, क्या वो 1/3 है? तो कितना रखा जाता था? 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द रैतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसीज? रैतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो बताओ कौन थे? हॉर्ड मैकेंजी एंड रॉबर्ट मैटेसवर्ड, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, लॉर्ड कार्नवालिस, जॉन शोर या जेम्स ग्रांट एंड वर्न हेस्टिंग? तो कौन थे? हॉर्ड मैकेंजी और रॉबर्ट मैटेसवर्ड, ठीक है। अब महलवाड़ी सिस्टम जो थी, ठीक है, कितने परसेंट भूभाग पे लगेगी? 30% भूभाग पे लगी थी। मीडिएटर कौन था? तो मीडिएटर था गांव का मुखिया, ठीक है। और कहां पे लगी थी? तो मध्य प्रांत, पंजाब और यूपी में लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रैतवाड़ी सिस्टम डिफर फंडामेंटली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट? रैतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से मौलिक रूप में, ठीक है, मौलिक है, ठीक है, मौलिक रूप से किस प्रकार भिन्न थी? तो बताओ भाई किस प्रकार भिन्न थी? राजस्व मांग को हमेशा के लिए स्थायी रूप से तय किया गया था, बताओ। बिचौलिए के बिना सीधे किसान से राजस्व लिया जाता था, तो ये तो रैतवाड़ी व्यवस्था है। ग्राम समुदाय को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया, है ना। तो मैंने ऊपर ही बता दिया, है ना, ऊपर ही बता दिया मैंने कि क्या था क्या नहीं था, है ना। तो ओनली कैश पेमेंट्स इन सिल्वर रुपीज वर स्ट्रिक्टली बैंड, है ना। तो किससे पूछिए, देखो किससे पूछिए, किससे पूछिए, हाउ डिड द रैतवाड़ी सिस्टम डिफर फ्रॉम फंडामेंटली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट? तो रैतवाड़ी से पूछिए, तो रैतवाड़ी से पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, है ना। बिचौलियों के बिना सीधे किसान रैत से राजस्व वसूल लिया जाता था, ठीक है। तो रैतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो ने। और रैतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? कोई भी मीडिएटर नहीं था, सीधा डायरेक्ट किससे टैक्स वसूलते थे? तो किसानों से टैक्स वसूलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी सिस्टम वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय हॉर्ड मैकेंजी थ्रू रेगुलेशन 6th ऑफ विच ईयर? महलवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा हॉर्ड मैकेंजी ने किस वर्ष रेगुलेशन 6 से दी थी? किस वर्ष दी थी? 1793 में दी थी, 1822 में दी थी, 1833 में दी थी या 1853 में दी थी? तो कब दी थी? 1822 में, ठीक है। इन महलवाड़ी सिस्टम हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड हैंडिंग ओवर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट? महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व एकत्र कर सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या वो क्षेत्रीय ब्रिटिश कलेक्टर की थी? क्या वो वंशानुगत जमींदार की थी? क्या वो गांव का मुखिया, है ना। तो हमने तो 4-5 बार ये चीज़ देख ली, किसकी थी? गांव की मुखिया की थी, है ना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिलीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज द महलवाड़ी सिस्टम प्रीडोमिनेंटली इंडिपेंडेंट? ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से लागू की गई थी? तो बताओ, बंगाल, बिहार एंड कोस्टल उड़ीसा, मद्रास एंड बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, ठीक है, उत्तर पश्चिम पंजाब, पंजाब और मध्य भारत, या फिर मालाबार और कुर्ग क्षेत्र। तो कौन से थे? उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और कौन थे? मध्य भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स द रिवीजन ऑफ रेवेन्यू डिमांड्स अक्रॉस ऑल थ्री सिस्टम? तीनों प्रणाली में राजस्व मांगों के संशोधन की सही तुलना कौन सा कथन करता है? तो बताना है। ठीक है, स्थायी 30 साल में संशोधित रहतवाड़ी हमेशा के लिए तय थी। स्थायी बंदोबस्त कभी नहीं बदला, बाकी दो समय समय पर बदले। ठीक है, तीनों प्रणालियों ने हर 10 साल में क्या किया? संशोधन किया। रहतवाड़ी स्थायी थी, महलवाड़ी की का कभी मूल्यांकन नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है कि परमानेंट नेवर रिवाइज्ड, है ना। और रहतवाड़ी एंड महलवाड़ी रिवाइज्ड पीरियडिकली। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त कभी नहीं बदला, है ना, आ सकता है वहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन, बाकी दो समय समय पर बदले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।